जो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने पढ़ लिया था कि लाइट का वेव नेचर क्या होता है। देखो वेव नेचर के बारे में और डिटेल, वेव क्या होती है इसके बारे में तुम फिजिक्स में वेव मैकेनिक्स में पढ़ोगे ही। अपन पढ़ेंगे बेटा प्लांट्स का, मतलब इसके आगे चल के पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर दिया था प्लांट में, लेकिन उसने जो दिया था वो उसने एक एक्सपेरिमेंट पे दिया था, किसी एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्व करके। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बेटा ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था बेटा? ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट। प्लांट्स क्वांटम थ्योरी किस पे बेस्ड थी बेटा? ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट से। अब जो ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, हमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें तो बस समझना है कि ये ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट होता क्या है, बस इतना ही समझना है। क्यों? क्योंकि अगले ने थ्योरी इस पे दी है तो पता तो होना चाहिए है क्या। जैसे बेटा मैं एक नॉर्मल बॉडी की बात करूं, तो नॉर्मल बॉडी पे अगर मैं लाइट डालूं बेटा, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है बेटा, जब अगर मैं नॉर्मल बॉडी पे लाइट डालूंगा तो क्या होगा बेटा, किस लाइट का कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कुछ पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेड। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कुछ पार्ट से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल बॉडी की खासियत होती है। नॉर्मल बॉडी मतलब तुम भी एक नॉर्मल बॉडी में आते हो, तुम भी किस में आते हो कि नॉर्मल बॉडी में। मतलब कोई भी चीज जिस पे अगर लाइट गिरेगी तो एक ही फिनोमेना रहेगा, लाइट गिरेगी तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। देखो एक बार आप ट्रांसमिशन को रोक सकते हो, ओपेक बना दो, लेकिन रिफ्लेक्शन को नहीं रोक सकते। कि सर ऐसा क्या जादू है कि रिफ्लेक्शन को नहीं रोक सकते? तो देखो जी बेटा सिंपल सी कहानी, अब दीवार पे लाइट डालो, चाहे कितनी दीवार हो कैसी भी, जैसे हम लाइट डालते हैं उसके चारों लाइट फैलती है। हम जनरली ऐसे दीवार पे लाइट डालते हैं तो वापस उसके आसपास भी आप देखते हो सराउंडिंग में भी रोशनी हो जाती है, क्योंकि हमने दीवार पे डाली थी। ऐसा होता है दीवार पे लाइट डाली वापस रिफ्लेक्ट होकर कुछ आ ही नहीं रहा हो, नहीं। आप दीवार पर लाइट डालो आसपास के कमरे में भी रोशनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा रिफ्लेक्शन तो ओके रहेगा। आप अपने हाथ पे लाइट डाल के देखना, ऐसे नीचे की तरफ लाइट हो जाएगी, मतलब ऐसे हाथ ऊपर करना, मोबाइल से लाइट डालना, नीचे कॉपी पे देखना, वहां पे भी आपको लगेगा लाइट आ गई। क्योंकि हर चीज से रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन रोकना बड़ा मुश्किल है। ये तो ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो नॉर्मल बॉडी की खासियत है। ब्लैक बॉडी क्या होता है बेटा, कि ब्लैक बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब 100% इंसिडेंट लाइट। कि जो मैं उस पर लाइट डालूं उसका 100% क्या कर जाए बेटा, एब्जॉर्ब कर जाए। नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ए ट्रांसमिटेड, ना तो कोई रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर जाए। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन तो होगा। तो हमने क्या किया, हमने क्या साइंटिस्ट ने किया था, उन्होंने क्या किया, एक गोले टाइप में ऑब्जेक्ट बनाया जो अंदर से खाली है। अंदर से क्या है, खाली स्पेयर लिया, जो अंदर से क्या एकदम खाली पड़ा है। वो एक छोटे से उसमें एक होल किया और उस होल में से एक लाइट को जाने दिया, और मैंने कहा वो लाइट 100 जूल की है। कितने जूल की है? क्लियर है? अब देखो बेटा हम इसको ओपेक बना के ट्रांसमिशन तो रोक सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होगा। तो हमने कहा कि जो बॉडी हमने बनाई है ये 90% लाइट को एब्जॉर्ब करती है। कितने परसेंट लाइट को एब्जॉर्ब करती है? 90% लाइट को एब्जॉर्ब कर जाती है। अगर ये बॉडी 90% लाइट को एब्जॉर्ब कर गई तो बाकी बचे 10% को रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हमने 100 जूल की लाइट भेजी तो ए पे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी? इससे ए पे 90 जूल एब्जॉर्ब हो जाएगी। ए पे कितने जूल एब्जॉर्ब हो जाएगी? 90। बाकी बची क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। और बाकी बचा हुआ रिफ्लेक्ट करेगा तो कितने जूल रिफ्लेक्ट करेगा? 10 जूल। 10 जूल जाके यहाँ टकराएगा, जहां पे टकराएगा वहां फिर से 90% एब्जॉर्ब होगी। तो किसका? इस 10 जूल का 90%, क्योंकि इस पॉइंट बी पे तो 10 जूल ही पहुंचा है। इसका 90% कितना होता है? 9 जूल। 9 जूल एब्जॉर्ब कर जाएगी, बचे 1 जूल को रिफ्लेक्ट करेगा। बचा हुआ 1 जूल किस पे पहुंचेगा बेटा? सी पे। सी पे क्या होगा बेटा? इसका 90% एब्जॉर्ब हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.9 जूल। सी से फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो जो रिफ्लेक्ट है उसका फिर 90% 0.09। डी से रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंचेगी बेटा? ई पे। फिर कितनी आएगी? 0.09। और ई से कहां पहुंचेगी? 0.009। ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो अभी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुकी है, और फिर भी 5-10 टक्कर और मारेगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर बाई चांस मान लो टकरा टुकरू के वापस इस होल से बाहर भी निकली, भाई ऐसा एक एंगल बना जिससे ये वापस बाहर निकलने वाला एंगल आया, तो क्या बाहर कोई एनर्जी निकलेगी क्या? तो देखो किसी एक पॉइंट पे तो मैंने 100% लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करवाया, लेकिन इस पूरी ऑब्जेक्ट ने तो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया कि नहीं कर लिया?
मैंने अंदर लाइट डाली, सारी एब्जॉर्ब हो गई कि नहीं होगी? इससे सारी लाइट क्या होगी बेटा? एब्जॉर्ब। बोलो कोई दिक्कत है? और अगर सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो सिंपल सी कहानी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक बॉडी। अब इस ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला? अगर मैं तुम्हें कहूं कि पॉइंट ए पे कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है? 90, फिर 9 जूल, फिर 0.9 जूल, फिर 0.09, फिर 0.009। तो आपने एक चीज देखी बेटा कि यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसका एक फिनोमेना देखो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम किसी दुकान पे गए, तुम्हारे पास एक 100 रुपए का नोट है। कितने रुपए का नोट है? 100 रुपए का नोट है। दुकान वाले ने आज दुकान खोली, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपया भी नहीं है। पहला तुम्हें पहले ही ग्राहक, उसके पास कोई रुपया ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं रखा हुआ। तुमने उसे 100 रुपए का नोट दिया और 90 रुपए का सामान लिया, क्या वो तुम्हें चेंज दे देगा? है नहीं उसके पास। तुमने 100 का नोट दिया, क्या वो तुम्हें वापस चेंज पकड़ा सकता है क्या? वो कहेगा भाई 100 का पूरा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो तुमने उसे 1-1 रुपए के सिक्के दिए होते तो 100 और 90 रुपए का सामान खरीदा, फिर वो क्या करता? वो 90 रुपए रखता, बाकी बचे हुए 10 आपको दे देता। क्या सर, बाकी बचे हुए 10 हमें क्या कर देता? हमको दे देता। बोलो कोई दिक्कत है? कब दे देता? जब आपने उसको रुपए टुकड़ों में दिए थे। अगर एक ही नोट देते तो देते या क्या? नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर भी देखो, मैंने लाइट दी 100 जूल, इसने 90 रखी, बाकी 10 लौटा दी। कैसे दे लौटा दी? लाइट टुकड़ों में थी। लाइट किसमें थी? टुकड़ों में थी। छोटे छोटे टुकड़े थे इसके पास, तो 90 जूल के तो टुकड़े रख लिए, बाकी 10 जूल के टुकड़े बढ़ा दिए। इसके पास लाइट गई तो 9 टुकड़े रख लिए, 1 टुकड़ा लौटा दिया। ये तभी पॉसिबल है जब लाइट का क्या हो? पार्टिकल नेचर हो। ये हमें किससे पता चलेगा बेटा? ब्लैक बॉडी से। लाइट टुकड़ों में आ रही है, किसमें आ रही है? टुकड़ों में। अगर लाइट टुकड़ों में होती है तो कैसे पॉसिबल है? बोलो कोई दिक्कत है? तो बात करते हैं बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। किसकी बात करते हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक ने क्या किया बेटा? प्लांक स्टडी या ऑब्जर्व ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट एंड गिव फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। और उसने क्या दिया बेटा? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिए। उसने क्या किया बेटा? स्टडी किया अच्छे से और ये वाले ऑब्जर्वेशन दिए। क्लियर है? उसके ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन है कि रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब। रेडिएशन है इमिटेड और एब्जॉर्ब इन ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। डिसकंटिन्यूअस का मतलब हर पॉइंट पे सेम एब्जॉर्ब हुई क्या? नहीं, कहीं 90 कभी 9 अलग डिसकंटिन्यूअस है। क्या सर हर जगह डिसकंटिन्यूअस है? तो मतलब लाइट कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब नहीं होगी कैसे? और ये डिसकंटिन्यूअस। भाई 90 के बाद सीधा ही 9 जूल, यहाँ 90 सीधा ही 9, 9 के बाद सीधा ही 0.9, बात बीच की एब्जॉर्ब कहाँ हुई? हुई नहीं। तो ये कैसा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस इन नेचर में। फिर उसने एक नेक्स्ट बात देखो ध्यान से कि जो अपने पास लाइट होती है बेटा, वो लाइट क्या है बेटा? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है। जैसे एक 100 रुपए का नोट और एक 100 रुपए के सिक्के, तो 100 रुपए के सिक्के का छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं बेटा। इन टुकड़ों से लाइट बनी होती है और इस छोटे टुकड़े को बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। बोलो कोई दिक्कत है? छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? क्वांटम। और इन सारे टुकड़ों को एक साथ बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। एक टुकड़ा क्वांटम, सारे टुकड़े क्वांटा। यही से वर्ड आया हुआ क्वांटाइजेशन, छोटे छोटे टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये सबसे छोटा टुकड़ा है बेटा। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्या छोटे छोटे टुकड़े हैं? बोलो कोई दिक्कत हो तो एक को क्या बोलेंगे? क्वांटम, और सारों को क्वांटा। अब लाइट के केस में छोटे टुकड़े क्वांटम को बोलते हैं बेटा फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो लाइट के क्वांटम का नाम क्या रख दिया? फोटोन। बोलो कोई दिक्कत है? तो लाइट किससे बनी है? इसने क्या कहा सेकंड स्टेटमेंट? इन ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट, इन ब्लैक बॉडी इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। उनको हम बंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बंडल। नॉन एज क्वांटम। नॉन एज छोटे छोटे एनर्जी के बंडल है। इनमें एनर्जी फेंक रहा है, वो टुकड़ों में फेंक रहा है। किसमें फेंक रहा है? टुकड़ों में। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट इसने कहा एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, किसी एक फोटोन की एनर्जी, किसी इस एक टुकड़े की एनर्जी की बात करूं तो टुकड़े की एनर्जी प्रोपोर्शनल उसी की फ्रीक्वेंसी के, उसी की फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी प्रोपोर्शनल है बेटा अगर फ्रीक्वेंसी के, तो आपको पता है बेटा प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट कौन है बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट। कौन है बेटा?
प्लांक्स कांस्टेंट एच म्यू। तो एनर्जी किसके इक्वल है? E इक्वल टू एच न्यू। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, न्यू क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं बेटा? सी अपॉन लेमडा। तो E इक्वल टू एच सी अपॉन ए लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। तो क्या फॉर्मूला बन गया? एच सी न्यू बार। तीनों फॉर्मूले सेम बात है, कोई यूज कर लो। अगर फ्रीक्वेंसी दिया तो ये कर लो, वेव नंबर दिया तो ये कर लो, लेमडा दिया तो ये कर लो। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, फॉर एन फोटोन, तो एक फोटोन के लिए थी। अब मुझसे पूछे एन फोटोन के लिए, भाई टोटल लाइट के लिए एनर्जी पूछे। तो अगर मैं तुम्हें कहूं एक पेन 10 रुपए का, तो 20 पेन कितने रुपए के? 200 रुपए के। एक पेन 10 का तो 20 ही 200 के। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो 10 फोटोन की एनर्जी कितनी? एन एच न्यू। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई बेटा? एन एच न्यू। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा, टोटल एनर्जी एन, एच और न्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा? शी बाई लेमडा। क्या होती है बेटा? तो क्या हो गया? एन एच सी लेमडा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? नेक्स्ट देखो बेटा, ई टोटल इक्वल टू एन एच सी, सी अपॉन लेमडा को क्या बोलते हैं बेटा? म्यू बार। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एन एच सी म्यू बार। आगे बात समझ में? का कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी। तो हमें क्या क्या पता लग गया कि एक फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा? एच न्यू, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी न्यू बार। एन फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू, एन एच सी अपॉन लेमडा, एन एच सी न्यू बार। आगे बात समझ में? अब बेटा अगर मैं तुम्हें कहूं, ध्यान से समझना, मैंने कहा कि आपके पास एक फोटोन, उसकी एनर्जी 2 जूल है। कितने जूल है बेटा? 2 जूल। क्लियर? एक फोटोन 2 जूल का है। मुझे चाहिए टोटल 10 जूल एनर्जी। तो बताओ क्या करना होगा? 10 डिवाइड बाई, मतलब 5 फोटोन चाहिए। कितने फोटोन चाहिए? 5 फोटोन। मुझे 11 जूल चाहिए। कितने फोटोन चाहिए? कितने? 5.5। लेकिन फोटोन तो सबसे छोटा पार्ट है। फोटोन तो क्या है बेटा? मैंने कहा एक फोटोन 2 जूल का, मतलब फोटोन से छोटा तो कोई होता ही नहीं है, ये सबसे छोटा है। भाई तुम्हें मैं कहूं कि बाजार में दूध एक 500 ml के पैकेट में आता है, किसमें आता है बेटा? 500 ml के पैकेट में। इससे छोटा पैकेट है ही नहीं। दुकान वाले के पास सारे पैकेट है ये, और तुम्हारी मम्मी ने कहा घर पे 600 ml से कम दूध लाया तो टांगे तोड़ दूंगा। तो तुम क्या करोगे? भाई तुम्हारी मम्मी ने क्या करके टांगे तोड़ दूंगा। अगर कितने ml से दूध कम लाए तो 600 से कम लाए तो टांगे टूट जाएंगी। तो बताओ तुम कम से कम कितने पैकेट लेके जाओगे? 2 पैकेट ले जाने पड़ेंगे। उसने ये तो कहा ही नहीं ज्यादा मत लाना, कम से कम 600 बोला है। ज्यादा चलेगा? एक पैकेट लेके गए तो 100 ml दूध कम पड़ गया, टांगे तोड़ देगी। ज्यादा लेके गए तो नहीं तो कम से कम लाओ। तो आपको कम से कम कितने पैकेट दूध के खरीदने पड़ेंगे? 2। दुकान वाला तो पूरे 2 ही बेचेगा। तो यही कहानी बेटा, मैंने कहा एक फोटोन 2 जूल का है, इससे छोटा ही नहीं कोई। अगर मान लो दुकान वाले ने प्राइस लिख रही कि 1.98, और तुम्हारे पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो तुम्हें कम से कम 2 सिक्के देने पड़ेंगे ना उसे। ज्यादा देना पड़ रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ कहानी वही है बेटा कि हमें 11 जूल चाहिए, एक फोटोन 2 जूल का है। अगर मैंने 5 फोटोन लिए तो 10 जूल होगी, और 5 के बाद सीधा छठा फोटोन आएगा, क्योंकि फोटोन तो सबसे छोटा क्वांटाइजेशन, इससे छोटी वैल्यू है ही नहीं। मैंने कहा 2 से छोटी वैल्यू है ही नहीं आपके पास। तो मैंने आपको 2 जूल का फोटोन दिया, आप क्या करोगे कि ठीक है 5 में तो 10 ही और है, एक और दे दे, 11 से। तो कम से कम कितने फोटोन चाहिए होंगे? 6 फोटोन। अगर आपको 33 जूल चाहिए तो कि सर 16 में तो 32 हो रहे हैं, और आपके पास है 16.5, आप आंसर क्या लिखोगे? 17। हमारी पास में। तो अगर मान लो आपके पास आंसर 16.1 है तब भी 17, 16.2 है तब भी 17। अगले वाला पूरा नंबर लेना है, ये याद रखना। फोटोन में क्या करना होता है? अगले वाला, क्योंकि कम से कम आपको, भाई मुझे पता 16 में तो काम ही नहीं हो रहा मेरा, तो या तो 16 लेना पड़ेंगे या 17, क्योंकि फोटोन क्वांटाइजेशन है, उससे छोटा टुकड़ा ही नहीं हमारे पास। 2 जूल से छोटा टुकड़ा ही नहीं है। तो या तो आप 16 जूल खरीदो, या कितना, या तो 16 फोटोन लो, 16 फोटोन में 32 जूल ही होता है, या 17 लो, उसमें 34 है। लेकिन क्या करें, हमें तो कम से कम 33 चाहिए, तो कितना लेने पड़ेंगे? 17 एक्स्ट्रा चलेगी एनर्जी। अगर 100 जूल चाहिए तो 50 फोटोन। 99.99 पे
तो भी 50 चाहिए, क्योंकि अगर आपने 49 फोटोन खरीदे तो 98 ही जूल होगी, तो उसके लिए भी 50। 98.1 पे भी कितना चाहिए, 50 ही चाहिए, और 98 पे 49, भाई थोड़ी ज्यादा चाहिए, क्योंकि 99 मुझे 98.1 चाहिए, तो 49 फोटोन से तो बस 98 ही हो पाएगी, वो 0.1 के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा पूरा फोटोन खरीदना पड़ेगा। हाँ, अगर एक फोटोन 1 जूल का होता तो बात अलग थी। आ रही बात में? अगर इसी क्वेश्चन को मैं फिर से चेंज करूं बेटा, मैंने कहा बेटा ध्यान समझना कि एक फोटोन 5 जूल का है, तो 10 जूल के लिए कितने फोटोन चाहिए, 2। 11 जूल के लिए कितने चाहिए, 2 में काम हो जाएगा, क्योंकि 3 लेने पड़ेंगे ना, एक्स्ट्रा चलेगी। 33 जूल के लिए 6, अगर अगर हम 6 फोटोन लिए तो 30 जूल एनर्जी हो पाएगी, और 33 के लिए कम से कम कितने लेने पड़ेंगे, 7 एक्स्ट्रा चलेगी। यहाँ पे यहाँ पर आगे बात समझ में, कम से कम जो छोट वैल्यू है उसको फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं भाई इसके अंदर 90, इसमें जैसे ये 6 फोटोन लूंगा तो काम नहीं चलेगा, इसमें 2 फोटोन नहीं, इसमें कैसे 4 जूल एक्स्ट्रा आ रही है एनर्जी, आ रही तो आ रही है, क्या करें। आपको अगर 11 चाहिए, क्योंकि कम से कम पैकेट भी कितने का है, 5 का है। आ रही बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है? तो एक सेकंड रुको। नेक्स्ट जो बेटा ध्यान से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन। देखो बेटा तुम्हारे मन में सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाने की आती है, तो आपको वेवलेंथ दिया है, क्या दिया है बेटा, तो ई टोटल इक्वल टू एच सी अपॉन ए लेमडा। एच की वैल्यू क्या है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34, और सी कितना है, अपॉन लेमडा। लेमडा कितना, 3000 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -10 है बेटा। अब इसे सोल्व करके आंसर निकालो, जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा बेटा, जूल में। एक तरीका तो ये क्लियर है, ये एक फोटोन की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इस फोटोन को अपन ने, इस फॉर्मूले को अपन ने सोल्व कर रखा है बेटा, बार बार आपको ये कैलकुलेशन करनी ना पड़े, इसके लिए अपन इसको सोल्व करके बना रखा है कि एक फोटोन की एनर्जी है 12400 अपॉन लेमडा। लेमडा एंगस्ट्रॉन में ही रखना है, और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आंसर किस में आएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ आंसर किस में रखना है, आंसर जूल में आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ लेमडा मीटर में रखना है, यहाँ लेमडा एंगस्ट्रॉन में ही रखना है, बाकी में रखना ही नहीं है। हमारे पास में 12400 अपॉन लेमडा, एक फोटोन की एनर्जी किसकी है बेटा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हमने उस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी तो यही है 12400 अपॉन लेमडा, और लेमडा एंगस्ट्रॉन में ही रखना है, चेंज नहीं करना है। तो देखो बेटा कितना आसान है, एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो 12400, लेमडा कितना दिया हुआ है कि सर 3000, कितना दिया हुआ है 3000, एंगस्ट्रॉन में रखना, सोल्व नहीं करना, एंगस्ट्रॉन को एंगस्ट्रॉन में काट दो, कितना आ जाएगा बेटा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा 4.1। बोलो आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब कोई सर जूल चाहिए तो 4.1 है, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रख दो बेटा, चार्ज की वैल्यू रख दो ये की, ये जूल में आ गया। अगर किलो जूल में पूछा होता तो 96 किलो जूल पर मोल से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो आसान एकदम, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। तो अब से हमारे लिए यही फॉर्मूला है, ये पता ये भी होना चाहिए, सीधा ये यूज करना, 12400 अपॉन लेमडा। लेकिन लेमडा रखना है एंगस्ट्रॉन में, एंगस्ट्रॉन को कुछ बच्चे सोल्व कर देते हैं, अरे सब सोल्व किया हुआ है, हमने सब कर आगे लिख रखा है। देखो कहता है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन किलो जूल पर मोल इफ वेवलेंथ ऑफ वन फोटोन इन 310 नैनोमीटर। तो आपको बताया था बेटा 1 नैनोमीटर मतलब कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं बेटा, 10 एंगस्ट्रॉन होते हैं, तो नैनोमीटर की जगह 10 रख दो, कितना आ जाएगा 3100 एंगस्ट्रॉन। बात हुई थी, इस नैनोमीटर की जगह क्या लिख दो बेटा 10 एंगस्ट्रॉन, अपनी बात करके आए, 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं 10,
तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर है तो इसको 310 इंटू 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर की जगह क्या रख दिया बेटा 10, तो क्या आ गया अपने पास 2100 एंगस्ट्रॉन। अब टोटल एनर्जी पूछिए, टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा 12400 अपॉन लेमडा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, एंगस्ट्रॉन में रखना है। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 3, ये आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, 3 आएगा 4, 4 बार जाएगा ना, 4 12, पूरा पूरा 4 बार घटेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा बेटा। अब उसने किलो जूल में पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिख दो 96 किलो जूल पर मोल। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ लाइट इफ 200 फोटोन is present in light and wavelength of one photon is 300 नैनोमीटर। तो 300 नैनोमीटर को पहले तो एंगस्ट्रॉन में बदलो बेटा, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा 10 एंगस्ट्रॉन, तो 3000 एंगस्ट्रॉन हो गया। अब आपको पता है टोटल एनर्जी निकालनी है, लेकिन आपको पता है आपको तो एक फोटोन की एनर्जी निकालना आता है 12400 पौने लेमडा, ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, और टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल फोटोन से मल्टीप्लाई कर दो। अब टोटल एनर्जी इक्वल टू फोटोन कितने हैं बेटा 200, 12400 अपॉन लेमडा कितना है बेटा 3000, और आंसर किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में आएगा जूल में, पूछे जूल में कन्वर्ट कर देना। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन ही निकालने टोटल, इफ एनर्जी ऑफ लाइट इज 600 जूल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 200 नैनोमीटर, तो सबसे पहले इस नैनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे एंगस्ट्रॉन में, इनटू 10 एंगस्ट्रॉन, कितना आ जाएगा बेटा 2000 एंगस्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से कि हमारे पास 2000 एंगस्ट्रॉन आ गया, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है बेटा n इंटू 12400 अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी है बेटा 600 जूल, n की वैल्यू कितनी है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन तो निकालने 12400 अपॉन लेमडा किसमें दिया है बेटा 2000 एंगस्ट्रॉन हो गया। अब देखो बेटा जी ये जूल में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक साथ दो दो यूनिट नहीं चलेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दो। बोलो कोई दिक्कत है। अब सोल्व करो, कितनी बार काट देगा इसको 62 मतलब 6.2 बार काट देगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं फिर बेटा n इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और सोल्व आउट करने के लिए इसको क्या लिख देंगे 600 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस 21, इसको सोल्व कर देना बेटा, इसको सोल्व करके माइनस 21 ऊपर जाके प्लस 21। अब इसको सोल्व कर लेंगे, और देखो आंसर अगर दूर दूर लिखा हुआ है तो 62 को कितना मानो 60, देखा कितनी बार है 100 बार सॉरी 10 बार, और अगर आपको अप्रोक्स लेना है तो 9.8 बार लिख देना, क्योंकि 62 से 9.8, और अब डिवाइड करके आंसर निकालो। सर अब 10 का 16 में कैसे निकालें, इसको ऊपर वाले को ऐसे लिख दो 100 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 16। अब देखा कैलकुलेशन तो खुद से सीखनी पड़ेगी। फाइंड आउट एनर्जी ऑफ वन फोटोन इफ वेवलेंथ ऑफ, आपके पास कितनी दी लेमडा इक्वल टू 200 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर, तो कोई बात नहीं बेटा हमें तो एंगस्ट्रॉन चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 200 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इस चीज का नाम क्या है बेटा एंगस्ट्रॉन। क्या है तो क्या आ गया 200 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एंगस्ट्रॉन, लेमडा आ गया, और लेमडा आ गया तो बेटा फोटोन की एनर्जी क्या है 12400 अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू रखो सोल्व करो, ये तो यूनिट कन्वर्जन सिखाया था ना, हमें एंगस्ट्रॉन ही चाहिए, यहाँ एंगस्ट्रॉन लिखा होना चाहिए डाटा में। कहता फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इफ एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी दी है बेटा, फोटोन की एनर्जी इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए बेटा, तो हम भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलने दे, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया बेटा 12400 अपॉन 3, कितनी बार काटेगा 4100, बोला 4133 होता, अपन अप्रोक्स ले लिया 4100। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि यूनिट क्या रही होगी लेमडा की, आपने यहाँ लेमडा इस फॉर्मूले में किसमें रखते हो एंगस्ट्रॉन में, तो बाहर भी किसमें आएगा भाई, इसको रखा एंगस्ट्रॉन में था, तो अगर सोल्व करके निकालूंगा तो आएगा भी किसमें
एंगस्ट्रॉन में। क्या ये बात समझ में आई क्या? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी। फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन इफ टोटल एनर्जी इज 4100 जूल एंड लैम्डा इज 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर मतलब 3000 एंगस्ट्रॉन। तो बेटा टोटल एनर्जी कितनी है? 4100 इक्वल टू एन इंटू 12400 अपॉन लैम्डा कितना है बेटा? 3000 एंगस्ट्रॉन। अब आपको पता है ये जूल में और ये, तो इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दो, सॉल्व करो और आंसर है निकाल लो एन की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा आपको एक चीज पता है कि पावर किसके बराबर होता है बेटा? एनर्जी अपॉन है टाइम। एनर्जी जूल में होनी चाहिए और ये किसमें होनी चाहिए? सेकंड में। तो पावर की यूनिट क्या आती है? वाट। तो अगर मैं आपको पावर दे दूं और टाइम दे दूं तो क्या पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करके मैं एनर्जी निकाल सकता हूं? लेकिन टाइम किसमें होना चाहिए? सेकंड में। तो देखो बेटा फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड। इमिटेड per second having wavelength 2000 angstrom by a bulb of 60 watt। ये V नहीं है, watt है। 60 watt। तो आपको पता है बेटा कि वेवलेंथ तो दी है, पावर दिया है, तो आपको पर सेकंड निकालना है। मतलब टाइम कितना है बेटा? 1 सेकंड। तो एनर्जी क्या होगा बेटा? पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी कितनी आ गई बेटा? 60 जूल। एनर्जी 60 जूल है तो 60 जूल इक्वल टू एन इंटू 12400 अपॉन लेमडा कितना है? 2000। और जूल में कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। फॉलो कर सकते हैं ना? अब निकालना क्या है? किस तरह निकालना है भाई? आपको पावर गिवन थी। क्या गिवन थी? पावर। ना ना ना, पावर में भी तो है यहाँ पावर। जैसे मान लो आपके 2.13 इंटू 10 की पावर 17 आई, तो कैसे कह सकते हो फ्रैक्शन है? दे ले ऐसे लिख दे बावली। कैसे कहा फ्रैक्शन है? तो पावर में ऐसे अक्सर मान लो यही आता 2.13, तब तो मैं इसको 3 लिखता। लेकिन 2.13 इंटू 10 की पावर 5 लिखा है तो इंटीजर ही है ये। अब तो इसको भी इंटीजर में लिख सकती है कि सर 3 है आपके पास, इस 3 को 0.03 इंटू 10 की पावर 2 सर इसका इंटीजर कर दो। ऐसे थोड़ी चलता है। पावर में मल्टीप्लाई हो कोई चीज तो इंटीजर ही है वो। मैं 10 की पावर 17 है तो इंटीजर ही है, इसको इसी में छोड़ो, क्योंकि आप ऐसे लिख लो आपकी मर्जी। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड ए बल्ब ऑफ 100 वॉट इन 10 मिनट लैम्डा 310 नैनोमीटर। कर लोगे क्या? कि सर किया हुआ है पता। एनर्जी इक्वल टू क्या है? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 100 वाट। टाइम कितना है? 10 मिनट। तो सेकंड में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या आ जाएगी? एनर्जी। और एनर्जी आ गई तो आपको पता है एनर्जी इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा। एन फोटोन है तो एन, और जूल में कन्वर्ट कर दो। ई की वैल्यू यहां से रख दो, लैम्डा दिया हुआ ही है, एन निकालना है। ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय बल्ब ऑफ 200 वॉट। ये वॉट है, वी नहीं है, मिटाते समय। 200 वॉट हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 80% इन 10 मिनट। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 310 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितनी है बेटा? 310 नैनोमीटर। तो देखो बेटा ध्यान से, हमें पावर कितना दिया है बेटा? 200 वॉट। एफिशिएंसी दी है 80%। टाइम कितना दिया है बेटा? 10 मिनट। और लेमडा कितना दिया है? 310 नैनोमीटर या फिर 3100 एंगस्ट्रॉन। ये सिकारक है। जब भी बेटा एफिशिएंसी बोल देना, इसका मतलब है जितनी उसकी औकात तो उससे कुछ कम। तो उसने कहा 80% है, इसका मतलब ये जो सेव ये अपना बल्ब है, ये 200 का 80% ही काम करता है। तो 200 का 80% कितना होता है बेटा? 160 वाट। तो इसके ऊपर जो 200 वाट लिखा है ये झूठा है, ये रियलिटी में 160 वाट का ही है। अगर वो लिख देता कि पावर 50, एफिशिएंसी 50% है, तो ये बल्ब लिखा हुआ 200 वोट का है, काम 100 वोट का ही करता है। क्लियर है? तो मैंने लिखा इसमें 200 वोट है और एफिशिएंसी 80% है, मतलब 200 वोट में से 80% ही काम करता है, बाकी तो यूं फर्जी है। तो अपन पावर कितने लेंगे? 160 वोट। तो जो बस से वो बल्ब वो 160 वोट से काम कर रहा है, तो मेरी कैलकुलेशन तो 160 वोट से होनी चाहिए ना, 200 वोट से नहीं। अगर मान लो यार पावर 70% होती तो मैं 200 का 70% लेता, 140 वोट का बल्ब मानता। तो अब आपको क्वेश्चन में पावर कितनी होगी बेटा? 160 वोट। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 160 इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। टाइम 10 मिनट है
तो 10 इंटू 60 ये किस में आ गया बेटा, सेकंड में। और एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा, n इंटू 12,400 अपॉन लेमडा। यहाँ देखो बेटा, वाट को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एनर्जी हमेशा यहाँ से जूल में आएगी। वाट इंटू सेकेंड, भाई पावर क्या है, एनर्जी अपॉन ए टाइम। एनर्जी जूल में और टाइम है सेकंड में। तो इस पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हमेशा किस में आएगी, जूल में। अगर एनर्जी जूल में और ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो बेटा जी, जूल में। लेमडा गिवन है, ये आपने पता कर लिया, एन की वैल्यू निकाल लो। वन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एब्जॉर्ब वन फोटोन, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना बेटा। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही क्या करता है बेटा, फोटोन एब्जॉर्ब करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितने फोटोन डाले। हमेशा कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, एक। एक इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन एब्जॉर्ब करता है, एक। अगर मैं उस पर 50 डालूं, 60 डालूं, वो लेगा ही नहीं। जैसे अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि आपने क्या किया, आपने 10 फोटोन डाले, क्योंकि उसे लेके वो एक्साइटेड हो जाता, क्लियर है, वो लेके भाग जाता है वहां से आगे बस में। तो एक एब्जॉर्ब करता है जो भी पहले टकराएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है। मैंने इस पे 10 फोटोन डाले, कितने फोटोन डाले, 10 फोटोन। और सारे फोटोन 2-2 जूल के थे, कितने के थे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। क्योंकि बेटा वो एक ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी 9 फोटोन को तो वो देखेगा ही नहीं। तो शुरुआत के जो फोटोन टकराया उसको ले लिया, तो बाकी 9 फोटोन का कोई लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 जूल है। अगर मैंने बेटा 20 फोटोन डाले तो भी 2 जूल, 1000 फोटोन डाले तब भी 2 जूल। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक फोटोन 10 जूल का है, तो ठीक है 10 जूल, तो जो पहले आएगा उसी को एब्जॉर्ब, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में, पक्का। तो जो पहला फोटोन आएगा वही इसकी एनर्जी है। बोलो कोई दिक्कत है, चलो जी। अब अपन बात करते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की। देखो ये आयोनाइजेशन एनर्जी आपका बहुत बार आना है। एक सेकेंड ये मिटा दे। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का वर्ड है ना, इतनी बार आना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब धीमे धीमे समझते हैं होता क्या है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि कोई गैसीय एटम है, कोई क्या है बेटा, गैसीय एटम है। उसमें हमें पता है न्यूक्लियस है बेटा। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, बाहर नहीं जाने देता। हमें इसे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना तो एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो वो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को दें कि ये बाहर आ जाए, वही क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। कि किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ गैसियस एटम नोन एज ए आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें इसे बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, क्लियर है। अब मैंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम आपके पास 10 जूल है। कितने जूल है, 10 जूल। तो जैसे अगर सिंपल सी कहानी है कि जैसे अपने कहेंगे ये हाथ है, ये 10 जूल पे टूट जाता है। तो अगर मैं इसको 7 जूल एनर्जी दूंगा, टूटेगा क्या, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 10, 11, 12 सब पे टूट जाएगा। तो वो मिनिमम एनर्जी जिस पे टूट गया था 10 जूल। तो जस्ट टूटना, जस्ट आयोनाइज होना, मतलब जस्ट टूट जाए। बाकी एनर्जी की सर बाकी से कोई टेंशन नहीं, 10 पे टूट जाएगा, लेकिन 9 पे नहीं टूटेगा, 9.9 पे भी नहीं टूटेगा। तो सेम कहानी इलेक्ट्रॉन है। मैं यहां से फोटोन फेंक रहा हूं, अगर मैं 5 जूल के 10 फोटोन फेंकूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा क्या। मैंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी 10 जूल है। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी 10 जूल का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कम से कम 10 जूल एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। और मैंने 5 जूल के 10 फोटोन फेंके, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैं वहां से 5 जूल के फोटोन फेंक रहा हूं, एक ही फोटोन लेगा ये। जैसे पहला फोटोन लिया, इसने कहा 5 जूल का है, चाहिए कितनी, 10, भाग जाए ऐसे, कोई मतलब है नहीं। उसे फेंकेगा, नेक्स्ट को ऑब्जॉर्व करेगा, वो भी 5 का, उसे फेंकेगा, नेक्स्ट 5 का, कोई काम का। लेकिन अगर मैं 10 जूल का एक ही फोटोन डाल दूं तो काम कर जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें कोई कहे कि किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी 10 जूल है, तो इसका मतलब आपको फोटोन भी कितने जूल का फेंकना पड़ेगा, 10 जूल का। वो कहे 50 जूल है, तो फोटोन भी कितना फेंकना पड़ेगा, 50 जूल का। सिंपल है। तो जैसे क्वेश्चन वैसे इसे क्वेश्चन बना देता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 288 किलो जूल पर मोल, किलो जूल है पर मोल। देन फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, देन फाइंड आउट
वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू जस्ट आयोनाइज। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, हमें इस पे लाइट डालनी है, हमें इस पे क्या डालनी है, लाइट। और कहता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है ना 288 किलो जूल है पर मोल है। क्लियर है? और वो कहता है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कितने जूल का फोटोन डालूं? कि सर जो फोटोन डालना है हम फोटोन से देंगे लाइट, तो कितने जूल का फोटोन डालूं इस पे? कि सर इतने जूल का फोटोन डालो। पर इतनी एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ये गिवन आएगी। अब बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी का फोटोन डालू, कितनी एनर्जी का फोटोन डाल दो। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी बाहर से दूंगा, ये बाहर आ जाएगा। भाई बाहर आने के लिए मैंने कहा हाथ तोड़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए, तो कितनी जूल की एनर्जी दूं कि 10 जूल का फोटोन मारो टूट जाएगा। सेम कहानी है, इसे बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए कितने जूल का फोटोन चाहिए बेटा जी? 10 जूल का। कितने का चाहिए? 10 जूल। कहानी खत्म। सारी बात समझ में? तो इसका मतलब मुझे फोटोन कितनी एनर्जी का चाहिए कि सर आपके पास फोटोन 288 किलो जूल पर मोल का होना चाहिए। इतनी जूल का फोटोन मार दो बाहर आ जाएगा। लेकिन उसने अपने फोटोन की एनर्जी थोड़ी पूछी है, उसने पूछा उस फोटोन की वेवलेंथ। तो मैंने कहा इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए मुझे, और इतनी एनर्जी का फोटोन की एनर्जी क्या होगी बेटा? 12400 अपॉन लैम्डा। ये किलो जूल पर मोल में, अपना फॉर्मूला किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किससे मल्टीप्लाई कर दे? 96 किलो जूल है पर मोल। 96 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो लेमडा कितना आ जाएगा बेटा? 12400 अपॉन 3। ये अराउंड आ जाएगा 100 एंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ का एक फोटोन होगा, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? इतनी। और इतनी होगी तो वो उसे बाहर निकाल देगा। बस ये क्वेश्चन है आपको, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है तो आपको अच्छा इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए। अब इतनी एनर्जी का मतलब फोटोन की एनर्जी पता लग गई तो वही तो क्वेश्चन हो गया। मैं इतनी देर तुम्हें फोटोन की एनर्जी देके लेमडा पूछ रहा था, अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा हूँ। तो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने कहा इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, और इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए तो उस एनर्जी की वेवलेंथ निकालो। और फोटोन एब्जॉर्ब हमेशा कितने होने हैं बेटा? एक। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास बॉन्ड एनर्जी, उसे अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? कल ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।